हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम तिवारी। आज हम लोग जो न्यू चैप्टर जो साइंस का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोe। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम लोग देखने वाले हैं आज कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में और क्या क्या इनके डिसएडवांटेज है, मतलब क्या क्या इनके नुकसान है। ये सब सारे चीज़ों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कैसे होते हैं रियलिटी में। ये जो आप अभी फिगर देख रहे हो ना बोर्ड पे, ये वायरस का फोटो है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है बच्चों, तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म around us which we cannot be seen with the naked eye are called microorganisms, microbes। वैसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हो, जिनको हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई मतलब खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोगों के एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उनको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सम ऑफ देम कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो आप देख रहे हो कि मैग्नीफाइंग ग्लास। अब बोलोगे सर मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। आप देखते होगे कि जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट ये सब लेते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं, तो उसमें एक छोटा सा लेंस टाइप का होता है, ग्लास टाइप के जैसा होता है, लेंस टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास। तो वो उसका पावर बहुत कम होता है, लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि वैसे ही आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को दिखा देता है, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सारे नहीं। ठीक है, will some of cannot be seen with the help of can be seen with the cannot be seen without the help of microscope। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जनरली बात करें तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। ठीक है, और या तो माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं ना बच्चों जिनको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाते हैं। नहीं तो जनरली हम लोगों को माइक्रोस्कोप देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। इसीलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोगों को उसको देखने के लिए ना ऐसे देख ही नहीं सकते। हर एक जगह है, हमारे हाथ पे है, पैर पे, सब जगह जितने भी आप देख रहे हो, ये जो बोर्ड है इस पे है, तो कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, अपने चारों तरफ देख सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन वही अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसी वजह से हम लोग इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम लोग विजिबल नहीं होता है हमारे नेक्ड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको। उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा ही, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा ही। और जनरली अगर हम लोग बात करें ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जो सिंगल सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ही होते हैं, कुछ क्या होता है मल्टी सेलुलर भी होता है। मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बन के बना है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मतलब आप समझ गए, यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। जो सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बना है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बना है उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जनरल बातों को समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जिसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं बच्चों। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक और नाम माइक्रोब से भी बुला सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, नहीं दिखते हैं नेक्ड आई से, और ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर जनरली होते हैं। अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते किसको है, देखो यहाँ पे वायरस हो गया, कोविड में सुने होंगे कोई कोरोना वायरस। ठीक है, तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, प्रोटोजोअन्स हो गए, देख सकते हो। ठीक ना, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट हो गया। ठीक ना, यहाँ पे एल्गी हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप का फोटो बना हुआ है, और माइक्रोस्कोप से ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरे बच्चे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है ना, वो 4 टाइप का जनरली किया गया है। तो क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू द 4 मेजर ग्रुप। 4 मेजर ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन अब हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो पहला है हमारा बैक्टीरिया।
4 ग्रुप में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बच्चों में बांटा गया है। इसको एकदम याद कर लो कि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको याद हो जाए, ठीक ना। तो हमारे 4 पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटा गया। पहला हो गया बैक्टीरिया, दूसरा हो गया फंगी, तीसरा होगा प्रोटोजोआ एंड चौथा हो गया सम एल्गी, ठीक ना। तो 4 हमारे बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक ना। बोलोगे कि सर वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अच्छे उसको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया कैसा होता है, फंगी आप लोग देखे होंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, ये प्रोटोजोअन्स है, यहाँ पे एल्गी, आप जो काई जिसको बोलते हो, काई नहीं बोलते हैं, बरसात के दिनों में ग्रीन ग्रीन आता है, वो क्या है, एल्गी। तो ये 4 टाइप के मेरे बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये हमारा क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं मेरे बच्चे, कि बैक्टीरिया हमारा क्या है। अब हम लोग जनरली 1 बाय 1 करके सबके बारे में, ये चारों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में समझेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन सा चीज क्या है, ठीक ना। तो अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के बारे में, तो दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होता है ना बेटा, वो सिंगल सेल होता है, एक सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हो फिगर, आप अगर क्लासिफाई करोगे तो सीनियर क्लासेस में ऐसे आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ये जो बैक्टीरियल सेल दिख रहा है आपको, ये सिंगल सेल होता है, एक सेल से बना होता है। दूसरा, दे आर फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मतलब आपको बैक्टीरिया बच्चे कहीं भी मिलेगा। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट मतलब ग्लेशियर में भी मिलेगा, जहां बहुत ज्यादा ठंडा है वहां भी बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, जहां डिजर्ट है, राजस्थान यहाँ पे जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है वहां भी मिलेंगे बैक्टीरिया। हॉट स्प्रिंग, जहां पे गर्मी है, हर एक जगह हॉट स्प्रिंग, जहां पे थोड़ा बहुत मार्सी एरिया, जहां पे पानी थोड़ा बहुत हो रहा है। मतलब आप जनरली इतना समझो ना कि बैक्टीरिया हर एक जगह है, हमारे बॉडी के अंदर भी है, बाहर भी है, एवरीवेयर, जितने चीज आसपास आपको दिख रहे हैं सारे जगह, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे बैक्टीरिया बैठे नहीं है, ठीक है। अब समझो, अगर हम लोग जनरल एक बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस का बात करते हैं। लैक्टोबैसिलस का बात करते हैं क्यों? क्योंकि आप जनरली दही जो बनता है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से बनता है। जो हम लोग दूध से देखते हैं कि दही बना है बेटा, वो किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बना है। एंड दे आर जनरली हेटरोट्रॉपिक। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना बाबू, वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये अपने फूड के लिए क्या होते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे जनरली कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। आप बस इतना समझो कि मैक्सिमम जो बैक्टीरिया, ज्यादातर जो बैक्टीरिया ना, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है बेटा, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए? तो ये हमारा जनरली बैक्टीरिया के बारे में बात था बाबू। क्या था कि बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, ठीक ना। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि ये हर एक जगह मिलते हैं, ज्यादा ठंडा में भी मिलेंगे, गर्मी में भी मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग में भी मिलेंगे। और जनरली हम लोगों ने पहला बैक्टीरिया की जो बात किया, लैक्टोबैसिलस, जो हमारे दही में, कर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया जनरली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेन्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मींस जो अपना खाना को खुद प्रिपेयर करे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं बाबू, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक ना। अब हम लोग बैक्टीरिया का बात करेंगे, बात फंगी का, ठीक है। फंगी का आखिर क्या रोल है? आप लोगों ने फंगी देखा होगा। जो फंगी होता है ना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होंगे, समझ। जनरली ये मल्टीसेलुलर होते हैं, समझे कि नहीं? तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर देखे हो बेटा। इसमें क्या है, जो फंगी है, दीज आर द मल्टीसेलुलर। मतलब बेटा ये जो फंगी होते हैं ना, जनरली मल्टीसेलुलर, मतलब बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। जो फंगी होता है जनरली बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होता है। एंड दे आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे। ये दूसरों से, आप फंगी को जनरली देखोगे ना कि सड़े हुए चीजों, जहां पे सड़ा हुआ, गला हुआ चीजें, मरा हुआ चीजें, वहां पे जनरली होता है। ये आपको कहीं भी ये फ्रेश जगह पे नहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा गंदगी में मिलेगा। तो ये मल्टीसेलुलर होता है। दूसरा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक माने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। और इनमें देख लो क्लोरोफिल नहीं होता बेटा। क्लोरोफिल होता तो ये ग्रीन होता है कि नहीं?
अब जब इसमें क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस भी होता है, ये अपना फूड भी बना लेता है। जैसे प्लांट अपना कैसे फूड को बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो अगर ये मेरे बच्चे, अगर फंगी, अगर क्लोरोफिल फंगी में होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे आर जनरली फाउंड इन ए कॉलोनीज। और मिलते कहां पे हैं? कॉलोनीज में। कॉलोनीज मतलब ग्रुप में, आपको अकेला नहीं मिलेगा, देख रहे हो पूरा कॉलोनीज में है कि नहीं है ना। अब हम लोग बात करें एक फंगी के, जैसे ईस्ट। ईस्ट इज ओनली एक्सेप्शन विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर। ईस्ट ही एक ऐसा फंगी है जो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल से बना होता है, समझे। जैसे पेनिसिलियम, ईस्ट इज ओनली एक्सेप्शन विच इज यूनिसेलुलर इन नेचर। एंड जैसे एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा ईस्ट है? पेनिसिलियम। नहीं तो जनरली जो फंगी होते हैं ना बेटा, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, लैक ऑफ क्लोरोफिल एंड जनरली फाउंड इन ए कॉलोनीज। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में क्या देखते हैं बेटा? नेक्स्ट इसके बारे में ये देखेंगे, आगे हम लोग समझते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। आखिर प्रोटोजोआ क्या है, ठीक ना। तो जो मेरे बेटे प्रोटोजोआ है, ठीक ना, प्रोटोजोआ क्या करते हैं? थर्ड, एक सेकंड, प्रोटोजोआ। अब हम लोग थर्ड नंबर जो बेटा देखेंगे ना, प्रोटोजोआ देखते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? तो यूनिसेलुलर होते हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं ना बच्चे, थर्ड नंबर, ये यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, दोनों होगा प्रोटोजोआ, दोनों होगा भाई, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब एक सेल से भी कुछ कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने, तो कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। और जो प्रोटोजोआ होता है यूजुअली फाउंड इन ए वाटर। ज्यादातर आपको प्रोटोजोआ कहां पे मिलेंगे? पानी में मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, यूजुअली फाउंड इन ए वाटर। जैसे आप, हम लोग बचपन से बहुत सारे एग्जांपल बेटा देखते आ रहे हैं, किसके बारे में? हम लोग देखते आ रहे हैं अमीबा, देख सकते हो अमीबा। अमीबा भी क्या है? प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ है। मलेरिया की बीमारी का नाम सुने होंगे, मलेरिया इसी की वजह से होता है, प्रोटोजोआस की ही वजह से होता है, प्रोटोजोआ की ही वजह से मलेरिया होता है। वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, वायरस की वजह से नहीं होता है, फंगी की वजह से नहीं होता है, समझे। जो मलेरिया हम लोगों को होता है ना, मलेरिया का नाम सुने, बहुत फेमस बीमारी है, तो ये क्या है? प्रोटोजोआस की वजह से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। तो यूजुअली हम लोग क्या क्या देखें कि जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं ना, या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, यूजुअली फाउंड इन ए वाटर, ये पानी में मिलते हैं हम लोगों को। और तीसरा अमीबा एंड पैरामीशियम, इसका एग्जांपल अगर आएगा तो ये अमीबा और पैरामीशियम, इसका एग्जांपल लिख देना बाबू, ठीक ना। ये आप दोनों का फिगर देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं एल्गी। फोर्थ नंबर जो हमारा बेटा आया ना, वो क्या आ गया? एल्गी। आखिर एल्गी क्या करता है? तो बाबू जो एल्गी होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी यार यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब ये भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होंगे, एक सेल से भी बने होंगे और बहुत सारे सेल से भी बने होंगे, ठीक ना। और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक मतलब एल्गी अपना खाना खुद बनाएगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना, जैसे प्लांट अपना खाना को बनाता है, वैसे ये भी अपना खाना खुद बनाएगा। तो एल्गी यार जनरली यूनिसेलुलर। कोई भी पूछे एल्गी के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्लास 8 में हम लोग ये और क्या पूछ सकता है कोई? तो बोलोगे कि दिस इज जनरली यूनिसेलुलर, एक सेल से बने होते हैं, या तो मल्टीसेलुलर होते हैं, और ये ऑटोट्रॉपिक मोड अपने न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब अपने फूड को क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्यों बना पाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में क्लास 7 में देखा था कि प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है। ये क्लोरोफिल जो होता है ना प्लांट में, क्या होता है? प्लांट में पाया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है। और दूसरा, वो खाना इसी की वजह से बना पाता है, क्योंकि सनलाइट को यही खींचेगा। तो एल्गी में भी यही चीज मिलता है, एल्गी में भी हमारा क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है? जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, कोई भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म खाना बना पाता है। प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं होता ना, तो फूड नहीं प्रिपेयर कर पाता, ठीक है, समझे। तो अभी क्या देखें कि एल्गी क्या होता है? जनरली यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी होते हैं, या तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना को खुद बनाए, और ये क्लोरोफिल को कंटेन करेंगे, पिगमेंट, एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। और इनमें बेटा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी होते हैं। दूसरा, फॉर एग्जांपल क्लेमिडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये दो एग्जांपल है हमारे बेटा एल्गी के। देख लो क्लेमिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा कैसे होते हैं, ठीक ना। हमको आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा। देखो पूरा देखोगे समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन से देखो, सोचना नहीं है किसी भी इधर उधर के चीज के बारे में। अब देखो,
वायरस, फोर्थ नंबर में हम लोग आते हैं, फिफ्थ नंबर में वायरस। वायरस को देखो उन लोगों के साथ क्यों नहीं जोड़ा था, उसके पीछे रीजन अभी हम लोग समझ लेंगे। जो वायरस होते हैं ना बाबू, वायरस आर ऑल्सो ए माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसको देखने के लिए बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत है, बहुत पावरफुल। बैक्टीरिया ये सब तो आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, लेकिन वायरस को देखने के लिए बेटा बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत है, विच रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और वायरस का जानते हो खासियत क्या है? वायरस अगर जब नॉन लिविंग बॉडी पे रहता है ना, जैसे मान लो कि ये डायरी है मेरा, ठीक ना, ये डायरी है, अब इसमें जैसे मान लो कि कोई भी वायरस है, ये अगर वायरस इस पे है तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करेगा, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं दिखेगा वायरस में, लगेगा कि वो नॉन लिविंग है, जिंदा ही नहीं है वो। लेकिन जैसे ही मेरे बॉडी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, मान लो मेरे बॉडी के कांटेक्ट में यहाँ पे मान लो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को हम यहाँ से क्या किया, टच किया और मेरे लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, ठीक ना, हमारे बॉडी के अंदर चला गया, बाहर आ गया नोज के थ्रू, तो ये क्या होगा, रैपिडली डिवाइड करने लगेगा, तुरंत अपना रिप्रोडक्शन करने लगेगा, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, बाल बच्चे नाती सब कर देगा, समझ रहे हो? तो क्यों, तो वायरस को इसीलिए देखा जाता है क्योंकि बैक्टीरिया अगर नॉन लिविंग थिंग्स पे है तो बैक्टीरिया है भाई, लेकिन वायरस, वायरस अगर नॉन लिविंग थिंग्स पे है तो वो नॉन लिविंग शो करता है, लगता है कोई जिंदा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही होस्ट के कांटेक्ट, होस्ट मतलब कोई भी लिविंग बॉडी, ठीक ना, उसके कांटेक्ट में आएगा, वो रैपिडली डिवाइड करने लगेगा और अपना पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो वायरस आर द ऑल्सो ए माइक्रोस्कोपिक, वायरस जो होते हैं मेरा बेटा वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको भी देख सकते हैं, विच आर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल, और ये सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। हम बोले ना कि अगर नॉन लिविंग ये मेरे ग्लास पे है, इस पे है, इस पे है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसका कोई भी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी का कांटेक्ट में आ गया, सेल के कांटेक्ट में आ गया, जैसे होस्ट, होस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे कांटेक्ट में आ गया तो हम उसके लिए होस्ट हो गए, अब हमको होस्ट बना के अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपना फैमिली बढ़ा रहा है वो, समझे? तो ये क्या होता है, विच में भी बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल ना। और ये देखो वायरस की वजह से बहुत ज्यादा एनिमल को भी नुकसान होता है, हम लोग को होता है। कॉमन सोचो ना कि जो सर्दी होता है ना, कोल्ड हम लोगों को, वो भी वायरस की वजह से होता है। अब ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अल्ट्रा मतलब समझ रहे हो, अल्ट्रा क्यों जोड़ा गया है यहाँ पे? अल्ट्रा बेटा इसलिए जोड़ा गया है कि इसको जनरली आप छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, इसको देखने के लिए हम लोगों को एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत है, इसलिए उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोला गया है, क्योंकि इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए बाबू, समझे? अब देखो, इट रिक्वायर ए होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, मतलब इसको कोई होस्ट सेल चाहिए जिससे अपना ये रिप्रोड्यूस करे, अपने लाइफ साइकिल को बनाए, अपने बच्चे को जन्म दे सके, अपनी इनका बॉडी डिवाइड कर सके, ठीक है? इनको होस्ट सेल चाहिए। अगर ये नॉन लिविंग पे पास रहते हैं तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करेंगे, लगेगा ही नहीं कोई जिंदा है, लेकिन जैसे ही होस्ट के कांटेक्ट, लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आया, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे एग्जांपल, जो इन्फ्लुएंजा हम लोग होते हैं, पोलियो होता है, ये सब किसके होते हैं? देखो पोलियो ड्रॉप पिए होंगे बहुत सारे लोग बचपन में, पियो ना, तो ये सब किसकी वजह से होता है बेटा? ये हम लोग डेली जाते थे पीने, मतलब हफ्ता में आता थे, सिस्टर लोग पिलाते थे पोलियो, ठीक है? ये सब आप देख सकते हो कि पोलियो का वायरस का क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस का स्ट्रक्चर देखो, वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा है। कोरोना वायरस का वो देखते हो कि टीवी में जब कोरोना काल कोविड चल रहा था एकदम अजीब अजीब फोटो दिखा रहा था, तो वायरस का ऐसा फिगर है, ठीक ना? तो वायरस की जनरली हम लोग देखें कि ये माइक्रोस्कोपिक नेचर होता है, लिविंग बॉडी में ही डिवाइड करता है, ऐसा नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, या तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और इसको कोई भी होस्ट सेल चाहिए रिक्वायर्ड कि डिवाइड कर सके। जैसे एग्जांपल इन्फ्लुएंजा, पोलियो वायरस, ये सब हो गए, ठीक है? अब आगे देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। यहां देखो आप कि कितने टाइप्स के वायरस हैं। एक देख सकते हो ऐसा है वायरस, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो। आपके बुक में जनरली इसके टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में पढ़ना नहीं है, बस मैंने ऐसे फिगर दिखा दिया कि देख लो वायरस होते कैसे हैं, ये तो पता चलना चाहिए कि वायरस आखिर वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक ना? चलो आगे देखते हैं बच्चे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जनरली क्या सुना है। जनरली हम लोगों ने यही सुना है ना कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना,
ठीक ना। इनसे हम लोग मतलब जनरली यही सोचते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बस हम लोगों को नुकसान है, इससे हम लोगों को क्या है, फायदा नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये नहीं होते तो क्या होता। देखो बेटा, कोई भी चीज नेचर में है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। जैसे आप जनरली सोच सकते हो कि एक इंसान को हम लोग अच्छे लगते हैं, दूसरे को बुरे लगते हैं, तो सबके लिए सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, ठीक है। अब देखो कैसे इनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी होते हैं, वो नेचर है, समझे, ह्यूमन नेचर नहीं, हर एक पूरे नेचर का खासियत, ठीक ना। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला अगर हम लोग जनरली बात करें फूड इंडस्ट्री में, अब बोलोगे सर फूड इंडस्ट्री में फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनेगा क्या। देखो होता क्या बेटा, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हम लोग जो नाम सुने हैं, पहले भी पढ़े, वो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। वो क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना बेटा, वही क्या करते हैं, दूध को दही में चेंज कर देते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे आप जानते हो कि मम्मी सब रात को दूध जब गर्म करती हैं तो मतलब दही थोड़ा सा जमाना होता है तो क्या करती हैं हम लोग के मम्मी सब, थोड़ा सा जोरन डाल देंगे, जोरन कहते हैं, थोड़ा सा दही डाल देंगे और सुबह उठेंगी तो क्या होगा, पूरा दही मिलता है। रीजन बेटा होता क्या है कि आप एक चीज और, बहुत सारे लोगों को देखोगे ना कि आप फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में दही को रख दिया, दही जमाने के लिए दूध को डाला रख दिया। देखो ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं, वहां लैक्टोबैसिलस की ही वजह से हो रहा है, वही डेवलप नहीं होता दही कैसे बनेगा। कोई कोई को देखोगे ना कि बहुत ज्यादा दूध गर्म करके तब दही को डाला है, वैसा नहीं होता है। दही अच्छा से जमाने का क्या तरीका, थोड़ा सा उसको गर्म करो, एकदम थोड़ा सा, उसके बाद उसको जोरन जो भी है 2-3 मिनट 5 मिनट बाद उसको डाल दो और उसको छोड़ दो रूम टेम्परेचर पे, फ्रीज में मत डाल देना, ठीक ना। तो रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो, सुबह अच्छा से मिलेगा तुमको, ठीक ना। तो वहां पे होता क्या है, आप देख सकते हो कि जो लैक्टोबैसिलस हम लोग जो जोरन बोलते हैं कि जोरन डाले, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है थोड़ा सा, ठीक ना। अब जब लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, रात भर में अपना रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपने पूरे फैमिली को बढ़ा लेगा, समझ रहे हो। पूरा सोचो ना कि इतना सा डाले तो सुबह मिलता है इतना सा दही, मतलब क्या, पूरे रात ये क्या किया, मतलब अगर पूरे टाइम अगर बात करें तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द कन्वर्सन, ये क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, जिससे पूरा दही बन गया सब कुछ। तो लैक्टोबैसिलस, मेरे बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो वही कन्वर्ट करता है दूध को दही में, मिल्क इनटू द कर्ड। ओके, नाउ ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है ना मेरे बच्चा, जो क्या करता है, ईस्ट इज यूज टू प्रिपेयर, अब देखो ये भी हम दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट इज ए प्रिपेयर ऑफ द ब्रेड, जो हम लोग ब्रेड्स खाते हैं ना, ठीक है, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक, बहुत केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, हैप्पी बर्थडे चाहे एनिवर्सरी लोग मनाने लगता है, तो वहां पे किसकी, अगर ये ईस्ट नहीं रहता है ना तो ये सब नहीं बन पाता। तो सोचो, जो इतना तुम खुशी मना रहे हो, एनिवर्सरी पर केक काट रहे हो, बर्थडे पर केक काट रहे हो, अब तो बच्चा जन्म लेता है तो एक एक 2 दिन, एक एक हफ्ता में लोग बर्थडे मनाने लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ईस्ट नहीं रहता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता तो मना पाते। सोचो इतना एंजॉयमेंट जो तुम खा रहे हो, केक खा रहे हो, पेस्ट्रीज खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, कैसे बनता। तो उसमें ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है, कहता है कि मेरे बिना नहीं बनेगा बाबू। अब बात करो बेरीज इंडस्ट्री, इसमें क्या है मेरे बेटा, इसमें क्या है ना कि जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं अल्कोहल के बारे में, ईस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। आज इकोनॉमी बहुत ज्यादा हम लोग का हाई, मतलब पैसा इससे लोग कमा रहे हैं, किससे, अल्कोहल। अल्कोहल भी हमारे इससे बनता है, वाइन हो गया, विनीगर हो गया, विनीगर किचन में यूज होता है कि नहीं, एसिटिक का, तो वो भी किस से बनता है, ईस्ट से। अब कोई भी पूछे कि अल्कोहल किससे बना है, ईस्ट से बन रहा है। अब अल्कोहल का ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या माइंड में आता है कि हाँ हम लोग का ड्रिंक की करने के लिए वो सब दारू ये सब में बियर ये सब मिलाता है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल का बहुत सारा यूज है, कफ सिरप में बहुत सारा यूज होता है इसका, मेडिसिनल पर्पज से बहुत सारा यूज होता है। सैनिटाइजर देखते थे कि जब सैनिटाइजर ये सब जो हाथ है सब जर्म्स को मारने के लिए, उसमें अल्कोहल का यूज होता है। तो अल्कोहल का बहुत सारा यूज है ना, समझे। तो ईस्ट कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो है, ईस्ट। ईस्ट इज यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विनीगर एंड जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ईस्ट एक, देखो ईस्ट करता क्या है, ईस्ट जो बैक्टीरिया है, जनरली जो ईस्ट बैक्टीरिया है बेटा, ईस्ट एक्ट ऑन ए शुगर। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग जनरली बात करें तो अगर हम लोग देखें कि ईस्ट जो है, जैसे आप देखते होंगे ना कि फ्रूट से ज्यादा जो बियर ये सब है ना, अल्कोहल है ना, फ्रूट से सबसे बनाया जाता है।
तो ये करता क्या है ना, वो सब में शुगर रहेगा, ईस्ट क्या करेगा, शुगर को चेंज कर देगा अल्कोहल में। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। जब हमारा ईस्ट, फिर ध्यान से सुनना, जब ईस्ट शुगर को अल्कोहल में चेंज कर दे, किस चीज में, शुगर को कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। फिर से ध्यान से समझो, जो ईस्ट है, ईस्ट जो माइक्रोऑर्गेनिज्म शुगर को जब अल्कोहल में चेंज करता है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस जिसमें ईस्ट शुगर को अल्कोहल में चेंज कर दे रहा है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो पहला बार जो साइंटिस्ट खोजे थे ना, डिस्कवर किए थे, वो ल्यूइस पोस्चर थे। डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। याद रखना कि ल्यूइस पोस्चर जो थे ना, यही फर्मेंटेशन प्रोसेस को खोजे थे, ठीक ना। तो क्या है, ईस्ट क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। द प्रोसेस, फर्मेंटेशन आएगा, एक्सप्लेन फर्मेंटेशन तो लिखना, द प्रोसेस इन विच शुगर कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्यों नहीं याद होगा, फिर से बोलो, द प्रोसेस इन विच शुगर कन्वर्ट द अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ल्यूइस पोस्चर पहले से जो देखे थे। अब देखो, ये सब ईस्ट थे ना, ईस्टोबैक्टीरिया ये सब का था। अब देखो मेडिसिनल यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा मेडिसिनल यूज भी है। अब हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन में क्या यूज है। बहुत अच्छा, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, बोलते हैं कि सर सर्दी जुकाम हो गया है, थोड़ा सा कफ हो गया है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सर सिरप दे दीजिए, दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर क्या करता है, हम लोग को सिरप देगा, एक एंटीबायोटिक देगा, ठीक ना। ये सब देखे होंगे एंटीबायोटिक आप लोग, ठीक ना। तो ये सब किससे बनता है, ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। जैसे देखो, इन द मेडिसिन प्रोडक्शन में क्या होता है कि मेडिसिन प्रोड्यूस बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन किससे बनता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन बनाए जाते हैं जो किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक बस इतना समझो कि एंटीबायोटिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एंटीबायोटिक का बनाया जाता है। बोलोगे सर एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या है। मान लो कि हमको यहाँ पे कोई बीमारी हुआ, ठीक है, बैक्टीरियल कोई भी डिजीज हुआ, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हुआ, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, हम लोग डॉक्टर से दिखाते हैं, तो डॉक्टर हम लोगों को एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। जब हमको कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। अब सोचो कि जो एंटीबायोटिक टेबलेट खाते हैं उसका फंक्शन क्या है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा एंटीबायोटिक भी है ना, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया गया है। ये सब जो दोनों दवा देख रहे हो ना, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है। तो ये जब हमारे बॉडी में जाता है ना, तो वो सब बैक्टीरिया को किल कर देता है जो हमारे बॉडी के अंदर बीमारी फैला रहा है। जो बैक्टीरिया हमारे अंदर बॉडी में गया है, जो हमारी बीमारी फैला रहा है, उसको ये एंटीबायोटिक किल कर देते हैं, क्योंकि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं। सुने होंगे कि लोहा लोहा को काटता है, सुने हो ना, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काट दे रहा है। ये भी सुने हो कि सांप का जहर का दवा सांपी की जहर से बनता है, समझे ना। तो वैसे ही होता है बेटा। तो जो मान लो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर कोई भी बीमारी को फैला रहा है, इसके लिए डॉक्टर हम लोग को एंटीबायोटिक ये सब देते हैं। और ये सब जो एंटीबायोटिक जाते हैं ना, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, ठीक ना। ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जाते हैं उनको किल करते हैं, उनके ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक ना। तो अब समझो, मेडिसिन प्रोड्यूस बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो मेडिसिन जो प्रोड्यूस बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेडिसिन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और वो किल करते हैं, स्टॉप करते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी। जो एंटीबायोटिक बनाया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे बनाया जाता है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया और फंगी से। आज एंटीबायोटिक नहीं रहता तो बहुत सारे लोगों को जान चला जाता। हमेशा हम लोगों को कोई भी बीमारी होता है, हम लोग को डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख कर देते हैं, हम लोग ठीक होते हैं, ठीक ना। तो ये जनरली बनाया किससे जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगी से। अगर हम लोग कॉमनली यूज बोले एंटीबायोटिक का, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब हमारे जनरली जाओगे ना, तो ये सब दवा आपको मिलेगा, सर्दी बुखार कुछ भी हुआ होगा मिल जाएगा। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो होते हैं ना, अब कोई पूछेगा पहला एंटीबायोटिक कौन बना था, पेनिसिलिन।
जो पहला एंटीबायोटिक बना है ना बेटा, वो पेनिसिलिन बना है, इसको कौन प्रिपेयर किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक ना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एंटीबायोटिक कौन बनाया था पहला, तो पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था, वो कौन बनाते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक ना। अब समझो, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक जनरली माइक्रो और एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, जनरली बैक्टीरिया और फंगी से। ये क्या करते हैं कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया को ग्रोथ बढ़वा रहा है, डिजीज को कॉज कर रहा है, उसको ये किल करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं एंटीबायोटिक जाके, जिससे वो बीमारी हम लोग ठीक हो जाते हैं उससे। जनरली हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इथ्रोसाइक्लिन का यूज करते हैं। ठीक ना। आगे देखो, आगे बेटा हम लोग देखते हैं वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में सुनो। जब कोविड आया था ना बाबू, जब कोरोना वायरस आया था, तो हम लोग बहुत बार वैक्सीन के बारे में सुन रहे थे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब वैक्सीन आए थे। ठीक है। लेकिन उस समय हम लोग वैक्सीन के बारे में जानते हैं कि सब कुछ आता था कि वैक्सीन दिलवा लो, कोरोना हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बेटा हम लोगों को उससे पहले से वैक्सीन मिल रहा है। जैसे अब पोलियो, पोलियो भी हो, ऐसे हम लोग जाते थे, पोलियो पिलाया जाता था हम लोगों को। ये देख लो, कोविड में वैक्सीन मिलता था कि नहीं, कोविड-19 वैक्सीन। तो ये सब वैक्सीन है। कोविड, पोलियो भी वैक्सीन है। अब जानते हो पोलियो वैक्सीन, ये जो 2 ड्रॉप कहा था जिंदगी का नाम, ये क्यों दिया जाता था? एक बार इंडिया में क्या था, बहुत ज्यादा आपका पोलियो एक टाइम पे फैला हुआ था। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, इन गवर्नमेंट को चैलेंज हो गया था कि कैसे हम उसको कंट्रोल करें। जब आपको पोलियो जब हो जाएगा ना, तो पोलियो की वजह से देख लो क्या क्या होता है, ऐसा शरीर हो जाएगा आपका। ये जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, सारे क्या है, सबको पोलियो हुआ है। ये किसी को भी हो सकता है। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया कि पूरे जितना भी गांव गांव तक जितने भी सिस्टर्स आती थी हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट स्कूल में जनरली होता था, वो पोलियो ड्रॉप दिया जाता था, मोहल्ला टू मोहल्ला जाकर बच्चों को दिया जाता था 10 साल के पहले को। और जिससे उनका देख लो पोलियो की वजह से क्या क्या होता था। तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो मेरा बेटा कहने का मतलब यह है कि जो वैक्सीन है क्या है, वैक्सीन क्यों लेते हैं हम लोग? आखिर पोलियो का वैक्सीन क्यों ले लिए थे, कोरोना वायरस का वैक्सीन क्यों ले लिए थे हम लोग? वैक्सीन एक ऐसा चीज है ना बच्चा, जो पहले से ही देखो, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है। जो वैक्सीन है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया है। ये देखो, एंटीबायोटिक हम लोग जो पढ़े हैं वो बीमारी होने के बाद खाते हैं। एंटीबायोटिक जो पढ़े हैं वो बीमारी होने के बाद खाते हैं। लेकिन जो बेटा वैक्सीन है ना, वैक्सीन बीमारी होने के पहले ही हम लोग खा लेते हैं। इसलिए खा लेते हैं कि आगे फर्दर अगर वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आना भी चाहे ना, तो वो खत्म हो जाए, उसको मार दे हम लोग। ठीक ना। वो वैक्सीन हमारे अंदर एक ऐसा क्षमता, इम्यूनिटी तैयार करता है, जब आएगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोरोना टाइम वैक्सीन दिया जा रहा था, जिसको जिसको नहीं हुआ था एकदम तुरंत वैक्सीन लो, कोरोना नहीं होगा। पोलियो, पोलियो का ड्रॉप पी लो, वैक्सीन पहले ही दे देगा, पहले ही से हमारे बॉडी प्रिपेयर है उस चीज के लिए। अब सोचो कि आपको पता चलेगा कि कोई आपके घर पे अटैक करना है, पहले ही से टैंक उनको लाकर 2-4 को बम गोली रखे हो एकदम घर में, आएगा तो तुरंत लड़ लोगे नहीं। अब मान लो कोई अचानक हमला कर दिया, तो दिक्कत है ना। ऐसे पहले से ही तुमको पता है कि वो आ सकता है, पहले से एकदम 2-4 को मिसाइल मांग के रखे हो तुम। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, वैक्सीन को समझो बच्चा कि वैक्सीन एक ऐसा चीज है जो हम लोग जिसको लेने के बाद हमारा बॉडी पहले से प्रिपेयर होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको किल कर देगा मेरा बॉडी। इतना हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। तो वैक्सीन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज। वैक्सीन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे वेरियस डिजीज से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो बचाते हैं। और जो हम लोगों को ड्रॉप पिलाया जाता था, जो हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन दिया जाता था, उसी को हम लोग पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। इसको क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। हम लोग जो कोरोना वायरस टाइम क्या हुआ था ना बाबू, कि जनरली इंजेक्शन दिया जाता था, तो लोग समझ जाता कि इंजेक्शन दे रहा है, उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। बेटा अगर ड्रॉप भी आपको पिलाया जा रहा है, ये भी प्रोसेस क्या है, वैक्सीनेशन है। आगे देखो, वैक्सीनेशन इंक्लूड ए डेड एंड द वीकेंड माइक्रोब्स दैट ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इन द बॉडी। जो वैक्सीन है ना, वो कैसे बनाए जाते हैं, या तो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे बॉडी में अंदर चले जाएंगे। अब अंदर जाने के बाद क्या करेगा, हमारा बॉडी एक एंटीबॉडीज तैयार करेगा। एंटीबॉडी तैयार करेगा, जो बाद में अगर वो बीमारी आने की कोशिश करेगा तो उसको मार के भगा देगा। ठीक ना। तो एंटीबॉडीज हेल्प टू प्रिवेंटिंग अटैक फ्रॉम द डिजीज कैरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारे अंदर वैक्सीन लेने की वजह से जो एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि कोई भी माइक्रो आए वो हमारे अंदर डेवलप ना हो पाए, उसको मार के भगा दे। तो वैक्सीन आप देखते हो कि बच्चा जन्म लेता है ना, तो बहुत सारा इंजेक्शन लगता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का निशान होगा।
ठीक ना। तो ये सब क्या है, वैक्सीनेशन के है, ठीक ना। वैक्सीनेशन हेल्प टू कंट्रोल द डिजीज सच एज कोलेरा। वैक्सीनेशन अगर हो गया कोलेरा, कोलेरा देखो, कोलेरा डिजीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब जो इतने भी बीमारी है ना, ये सब क्या होता है, ये सब वैक्सीनेशन से हम लोग बच जाते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन से पहले ही से हमारे बॉडी में तैयार रहेगा वो एंटीबॉडी जो किल कर देगा। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज द डिस्कवर बाय एडवर्ड्स जेनर। अब बोलोगे सर स्मॉल पॉक्स, छोटा छोटा फोड़ा फोड़ा टाइप का आपका पूरा बॉडी में हो जाता है, उसी को कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का पहले से अगर वैक्सीन ले लोगे ना तो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक, ठीक ना। और जनरली मैं सोच रहा हूँ कि आज हम यहीं तक देखें, ठीक ना। अच्छा एक चीज और, इसको भी देख लेते हैं, ठीक, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बचा है, उतना पेशेंस रख लियो तो इसको भी देख लो। अब देखो माइक्रोवेव का एक और काम है, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी के फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। कैसे? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ नहीं देखे काई, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, चाहे राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, यहाँ देख लो राइजोबियम बैक्टीरिया, देख रहे हो, राइजोबियम बैक्टीरिया जो जड़ में होता है, रूट में होता है, जो पेड़ का जड़ होता है ना बेटा, रूट में, ये सब राइजोबियम बैक्टीरिया दिख रहे हैं यहाँ पे। और एल्गी देख लो, काई, काई, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, एल्गी है। तो ये जो होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर होते हैं। मतलब बेटा हम लोग लास्ट में इसका चैप्टर का टॉपिक है जिसमें देखने वाले हैं कि हमारे अभी तक हम लोग जनरली पढ़े हैं कि 78% नाइट्रोजन हमारे गैस के फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हम लोग भी नहीं ले सकते हैं, बेचारा प्लांट भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बस फिर से समझो कि जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, लेकिन ना ही डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं ना ही प्लांट ले सकते हैं। तो उसको कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना, फंगी होते हैं, जो नाइट्रोजन को एक ऐसा यूजफुल कंपाउंड में चेंज करते हैं जिसके बाद प्लांट लेगा और फिर उससे हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो जो कौन सा वो है, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम, ठीक ना, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को देख सकते हो, यहाँ पे एल्गी को देख सकते हो। ये सब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज नाइट्रोजन जो गैस है उसको यूजफुल कंपाउंड में चेंज करते हैं जिससे हम लोग को नाइट्रोजन मिलेगा। तो दे फिक्स द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इनहेंस द सॉइल फर्टिलिटी, और हम ही लोग को नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो हम लोग फर्टिलाइजर ये सब डालते हैं, क्यों डालते हैं? जब पूरे तरह से नाइट्रोजन प्लांट को नहीं मिल पाता है तब। तो नाइट्रोजन जो है ना बेटा, वो क्या करता है, सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो यही दोनों क्या करेंगे, सॉइल को फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। ये सोचो ना, रूट में मिलता है, जड़ में मिलता है प्लांट का। एंड दूसरा बाबू माइक्रोज का क्या काम है, दूसरा हमारा चौथा काम है, छठा काम है ना, 6 नंबर में देख सकते हैं कि माइक्रोज हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है। बोलोगे सर कैसे क्लीन कैसे कर देगा सर? अच्छा सोचो कि हमारे आके स्ट्रेट डॉग कोई मर गया, ठीक ना, कोई किसी का बॉडी मतलब गाय सब का डेथ हो जाता है, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है, या हम ही लोग को इंसान को दफना दिया जाता है। तो अगर बॉडी अगर आप देखने जाओ 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद, तो वो बॉडी देख सकते हो सड़ जाता है पूरे तरह से। ऐसा क्यों? आखिर सोचो ना कि हम ही लोग का, ह्यूमन का ही बॉडी जब डेथ होता है, मरते हैं, तो क्या होता है, एक मतलब एक दिन हुआ नहीं, 12 घंटा 13 घंटा उसके बाद बॉडी स्मेल करना स्टार्ट कर देता है। तो क्यों? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। बच्चा प्राकृतिक का नेचर का ये नियम है, वो उसको डिकम्पोज करने लगता है। डिकम्पोज मतलब देखो, इन्वायरमेंट नेचर जो तुमको दिया है वो तुमसे लेगा, समझे कि नहीं। ये जितना भी शरीर है, अगर हम लोग अपना देख रहे हैं, हम लोग नेचर से फूड खा रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं, प्लांट से जो भी चीज ले रहे हैं, जो भी नेचुरल चीज खा रहे हैं, ये एक दिन क्या होता है यहीं पर आएगा। नहीं बोला कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, वैसा ही है भाई। वो जैसे ही आप मरोगे ना, तो नेचर प्राकृतिक का नियम है, वो आपको बॉडी को क्या करेगा, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजर्स हेल्प टू कन्वर्ट द डेड वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। आप घर में जनरली आलू सब्जी का कोई भी पार्टिकल्स को फेंक दो, अब देखो ना कि वो कैसे खराब हो जाएगा 2 दिन में, ठीक ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा, टाइम ऐसा जो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसी इन्वायरमेंट में मिट्टी में फिर से मिल जाता है। तो ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो सोचो बाबू कि ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस की वजह से होता है। सोचो ना कि अगर इतने सारे ऑर्गेनिज्म मरते हैं, सोचो कितना आदमी को दफनाया था, ये सब का बॉडी डेड, इतने लाखों अरबों लोग मरे हैं आज तक, ये सब का बॉडी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते तो ऐसे ही रहता कि नहीं, डिकम्पोज ही नहीं होता। तो डिकम्पोजिशन बहुत जरूरी है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करे। तो ये जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका 20 से 25 मिनट का बस आएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।
ओके बाय। आप लोग ध्यान से देखना है इसको और समझना, ठीक ना बेटा। चलो।